जैसा कि आपको पता है 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे बीजेपी और इंडी अलायंस दोनों के लिए चौंकाने वाले रहे हैं। जैसा कि बीजेपी दिन रात अब की बार 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन वो 250 के आंकड़े को भी नहीं छू पाए और एनडीए भी जैसे तैसे करके ही 290 के आंकड़े को पार कर पाई है। और अगर इंडी अलायंस की बात की जाए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनके नतीजे इतने बेहतरीन होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी 2019 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही है। और दूसरी तरफ आलम यह है कि 99 सीट जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ उत्साही कार्यकर्ता तो इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होने वाला है। तब कुछ बुद्धिजीवियों ने उन्हें चेताया कि वो सिर्फ 100 सीटें जीत कर आए हैं और उन्हें बैठना तो विपक्ष में ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, जो उनके गठबंधन या फिर सहयोगी दलों को मिलाकर भी पूरी नहीं हो पाएंगी। इस बार के चुनावी नतीजे इतने अप्रत्याशित रहे कि एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाया गया था, असल नतीजे उसके बिल्कुल विपरीत रहे। और जो बीजेपी खुद के दम पर 350 से ज्यादा सीटें लाने का दम भर रही थी और लोगों से वादा कर रही थी, उनको 240 सीटों का जुगाड़ करने में भी पसीने छूट गए। और जिस इंडी अलायंस को एग्जिट पोल में कोई 150 सीटें देने को तैयार नहीं था, वो बेलगाम घोड़े की तरह ऐसे दौड़ी कि 232 सीटें ले आई। और राहुल गांधी जैसे गठबंधन के कुछ बड़े नेता तो इस बात पर फूले नहीं समा रहे हैं और वो तो यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं कि वो कुछ लेन देन करके सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक मंथन करना शुरू कर दिया है कि उनके दल का कौन सा नेता प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने वाला है। लेकिन एक बात तो मानने वाली है, चाहे आप कांग्रेस को पसंद करते हो या ना, लेकिन इस बात को मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस की इस अप्रत्याशित जीत का बहुत हद तक क्रेडिट राहुल गांधी को भी जाता है। जहां राहुल गांधी ने अपनी दोनों सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस के कुछ छुटभैया नेता भी बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं को टक्कर देने में सफल रहे हैं। जैसे किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी से स्मृति ईरानी को पटखनी दे दी। आपको यहाँ ये बताते चले कि बीजेपी स्मृति ईरानी की इस सीट पर जीत का दावा काफी लंबे समय से करती आ रही है और उन्हें पूरा विश्वास था कि स्मृति ईरानी अमेठी का किला फतेह कर लेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और नतीजे आने के बाद स्मृति ईरानी खुद कार्यकर्ताओं के आंसू पोंछती हुई नजर आई। बीजेपी के बारे में यहाँ आपको एक बात बताना जरूरी है कि बीजेपी को उनका अति आत्मविश्वास जरूर लेकर डूबा है। और अगर यूपी की तरह एक दो स्टेट इधर उधर और हो जाते तो उनको 400 सीट लाना तो दूर 240 सीट लाने में भी लाले पड़ जाते। हालांकि बीजेपी अब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन ऐसे चुनावी नतीजे आने के बाद उनको आत्मविश्लेषण और आत्ममंथन जरूर करना चाहिए और आत्म प्रशंसा से भी बचकर जरूर रहना चाहिए, क्योंकि बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन उनके नेता इस चीज को डिलीवर नहीं कर पाए, यानी जनता के विश्वास को वो लोग वोटों में तब्दील नहीं कर पाए। और बीजेपी को तो अमित शाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने समय रहते जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ गठबंधन कर लिया, वरना अगर ये अलायंस ना हो पाता तो मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक ना लगा पाते और ना ही वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाते। हालांकि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत हुई है और देश के लोगों के लिए भी उनकी नीतियां प्रभावशाली साबित हुई हैं। लेकिन एक समुदाय विशेष बीजेपी के हमेशा से खिलाफ रहा है और यूपी की सीटों पर इसी समुदाय विशेष ने बीजेपी को हराने में एक बड़ी भूमिका निभाई है और इस समुदाय की तरह हिंदू एकजुट होकर वोट नहीं कर पाए। इस बात को साबित करने के लिए आप एक बात पर गौर कीजिएगा कि राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी जिस हिंदू वोट को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी, बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा है और ये सीट जीती है समाजवादी पार्टी ने। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक खतरे की घंटी या यूं कहें कि चौकन्ने होने का समय आ गया है, क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाने के लिए अच्छी खासी जद्दोजहद करनी होगी और अपने नेताओं को बड़बोलेपन से बचने की सलाह और हिदायत जरूर देनी होगी।
लेकिन एक बात और है कि लोगों का लोकसभा और विधानसभा चुनावों में माइंडसेट अलग अलग होता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की कुर्सी और असेंबली इलेक्शन के बारे में इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक और बात गौर करने वाली है कि बीजेपी ने इस बार एमपी और गुजरात में क्लीन स्वीप किया है, वहीं उड़ीसा में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन वो एक दो और राज्यों में कर देते तो वो अकेले ही सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते थे, लेकिन अब ये मौका हाथ से जा चुका है। लेकिन चुनावी नतीजे तो अब कल की बात हो चुकी है और बीजेपी अब मोदी जी के शपथ ग्रहण की तैयारी में जोर शोरों से लगी हुई है। वहीं विपक्ष भी अपनी संभावनाएं तलाश कर रहा है और चुनावी नतीजे आने के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो लोग भी सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है, नीतीश कुमार राजनीति के गलियारों में पलटू राम के नाम से मशहूर है, तो हो सकता है कि इंडी अलायंस के नेता नीतीश कुमार को कोई बड़ा प्रलोभन दे दें और चंद्रबाबू नायडू को भी अपने पक्ष में लाने में सफल हो जाएं। तो कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये तो सब आशंकाएं हैं। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और वो सरकार बनाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करने जा रही है। आपको क्या लगता है, इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी की कमजोर स्थिति के लिए उनका कौन सा फैसला या नेता जिम्मेदार है? कमेंट करके बताइए। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।